हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, इनफर्टिलिटी डेयरी एनिमल्स में एक बहुत ही बड़ा इशू है और उसे टैकल करने के लिए मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कई तरह की मैनेजमेंटल ट्रिक्स होती हैं जिन्हें फॉलो करके एनिमल्स में इनफर्टिलिटी को कम किया जा सकता है। हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत आती है। बच्चा देने के बाद एनिमल दोबारा हीट में नहीं आता है, तो उन्हीं कुछ प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है ये रिसेप्टाल। तो रिसेप्टाल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसे काऊ में यूज़ किया जा सकता है, गोट में यूज़ किया जा सकता है और शीप में यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट डोजेस से। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। पिछले साल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी ईस्टर साइकिल पे, वो शायद आपने देखी होगी। हालांकि उस पे व्यूज़ बहुत कम आए और थोड़ी लोगों को बोरिंग लगी, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था समझने के लिए। तो ईस्टर साइकिल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में। तो उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया था इन हार्मोन्स के बारे में। तो जनरली 5 तरीके के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस मेनली ईस्ट्रस साइकिल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यही हार्मोन होते हैं जो कि 5 तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो ईस्ट्रस साइकिल को गवर्न करते हैं। इसके अलावा कुछ और हेल्पिंग हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उनका इतना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये हार्मोन्स हैं GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये मेन हार्मोन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को गवर्न करते हैं। इनके कमर्शियल एनालॉग्स मार्केट में मिलते हैं, मतलब सिंथेटिक एनालॉग्स होते हैं वो जो मार्केट में मिलते हैं, और ये मैनिपुलेट करने के काम आते हैं ईस्ट्रस साइकिल को, या फिर जो डिजीज़ कंडीशन होती हैं कुछ जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव जो पैटर्न होता है वो ख़राब हो जाता है, उन्हें उसमें यूज़ किया जाता है इन हार्मोन्स के कमर्शियल एनालॉग्स को। एक और हार्मोन होता है, या ये कहें एक मॉलिक्यूल होता है PGF2 अल्फ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा। तो इसका एनालॉग भी मिलता है मार्केट में, उसे हम किसी और प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो जनरल ओवरव्यू अगर हम देखें इन हार्मोन्स का, हालांकि उस वाली प्रेजेंटेशन में जो लास्ट प्रेजेंटेशन थी ईस्टर साइकिल के ऊपर, उसके अंदर इसे डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं उसे सर्च करके मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ से GnRH निकलता है। GnRH जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये दूसरे ब्रेन के पार्ट जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, इसे जाके स्टिमुलेट करता है। इसमें से FSH निकलता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और LH निकलता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो जो LH होता है ये जाके कॉर्पस लूटियम, मतलब दोनों जाकर ये फॉलिकल के ऊपर एक्ट करते हैं जब फॉलिकल बड़ा हो रहा होता है। फॉलिकल क्या है? जिसके अंदर अंडा बन रहा है, मतलब एग बन रहा है, ये वो स्ट्रक्चर होता है। यही एग निकल के जाता है, ये स्पर्म के साथ कंबाइन होके फिर फर्टिलाइज करता है। तो उसी से फिर अंडा बनता है और फिर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो फॉलिकल के अंदर अंडा रहता है। तो जैसे जैसे ये FSH आता है, FSH फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। अगर FSH नहीं होगा तो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा तो इसमें से अंडा नहीं निकलेगा। तो फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो करता है, इसके अंदर से एस्ट्रोजन निकलता जाता है। ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक मतलब लूप होता है। इसका मतलब ये है कि जितना जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा ये हाइपोथैलेमस को जाके स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा GnRH निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, फिर FSH आएगा, तो फिर फॉलिकल का साइज़ बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा FSH होगा फॉलिकल उतना अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन एक टाइम तक ग्रो करता है, उसके बाद ये फट जाता है। जब ये फट जाता है तो अंडा निकल के आता है, जो बाकी का स्ट्रक्चर बचता है वो कॉर्पस लूटियम कहलाता है। तो ये जो फटने का प्रोसेस होता है फॉलिकल का, ये ल्यूटिनाइजेशन कहलाता है। इसके लिए
LH की ज़रूरत होती है। LH के बाद ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ एनिमल मान लीजिए, तो फिर क्या होता है? यूट्रस के अंदर से PGF2 अल्फ़ा निकलता है, ये जाके कॉर्पस लूटियम को डिस्ट्रॉय कर देता है, दोबारा से फिर नया फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये ईस्ट्रस साइकिल चलती है। अगर ये हार्मोन्स जो यहाँ पे बताए गए, इनका हार्मोन्स का जो प्रॉपर सिक्रीशन ना हो तो ईस्ट्रस साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर एनीस्ट्रस की कंडीशन आ जाती है। एनीस्ट्रस का मतलब ईस्ट्रस बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, मतलब होती ही नहीं है, तो वो कंडीशन कहलाती है एनीस्ट्रस। तो एनीस्ट्रस क्या है? बेसिकली एनीस्ट्रस जो है वो एक स्टेट है कंप्लीट सेक्सुअल इनएक्टिविटी विद नो मैनिफेस्टेशन ऑफ ईस्ट्रस, मतलब उसमें ईस्ट्रस होती ही नहीं है। ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, लेकिन एक साइन है वैरायटी ऑफ कंडीशन का, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ईस्ट्रस, एनिमल ईस्ट्रस में नहीं आता है, उस कंडीशन को एनीस्ट्रस कहा जाता है। एनीस्ट्रस कई सारी फिजियोलॉजिक स्टेट्स में भी दिखता है, मतलब एनिमल बीमार नहीं है लेकिन फिर भी वो हीट में नहीं आता है, जैसे प्यूबरिटी से पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो हीट में नहीं आता है, लैक्टेशन के दौरान हीट में नहीं आता, या फिर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे बफेलो वगैरह हैं या गोट है, तो ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, ये साल के एक पर्टिकुलर टाइम में हीट में आते हैं और बाकी टाइम में हीट में नहीं आते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, ये टेम्परेरी या परमानेंट डिप्रेशन जो होता है ओवेरियन एक्टिविटी का, मतलब ओवरी का, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सेंट रहती है, एनिमल ईस्ट्रस में नहीं आता है, इसे ट्रू एनीस्ट्रस कहा जाता है। एनीस्ट्रस का मतलब ईस्ट्रस में ना आना। तो सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे फिज़िकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, डे की लेंथ घट रही है या बढ़ रही है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है डे लेंथ। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कई सारे मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कॉपर है, मैग्नीज़ है, जिंक है, इनकी डेफिशिएंसी से भी एनिमल हीट में नहीं आता है। या लैक्टेशन स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर एजिंग है, बूढ़ा अगर हो जाता है तब भी वो स्ट्रेस में नहीं आता है। तो कुछ पैथोलॉजिक कंडीशन भी होती हैं, ये तो फिजियोलॉजिक कंडीशन हो गई मतलब नॉर्मल। कुछ पैथोलॉजिक कंडीशन भी होती हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाते हैं, मतलब जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी एनिमल हीट में नहीं आता है, तो उससे भी ईस्ट्रस जो है वो सप्रेस होती है। ये यहाँ पर एक चार्ट है एनीस्ट्रस का, मतलब जो कैटल में है, कैटल में एनीस्ट्रस किस वजह से होती है, उसका कॉज पायोमेट्रा है, अंदर पस भर जाता है यूट्रस के अंदर, ममीफिकेशन हो जाता है, लैक्टेशन होता है। ममीफिकेशन का मतलब है कि अंदर ही वो आपका जो काफ था वो अंदर मर जाता है और उसके बाद वो वहीं पे रहता है, मतलब ममीफाई हो जाता है, या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या एक्सपेल हो जाता है। सिस्टिक ओवरीज की वजह से भी एनीस्ट्रस होती है। दूसरा ओवेरियन हाइपोप्लासिया, मतलब ओवरी ठीक से डेवलप नहीं होती है। फ्री मार्टिनिज्म, मतलब इसका ये है कि एक ही यूट्रस में मेल और फीमेल दोनों ग्रो कर रहे होते हैं तब। या न्यूट्रिशनल विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उसमें भी एनिमल हीट में नहीं आता है। इसका रीज़न क्या होता है, फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। अगर कॉर्पस लूटियम ही मेंटेन रहता है एनिमल में, वो रिग्रेस नहीं होता है, तो पायोमेट्रा या ममीफिकेशन की कंडीशन हो जाती है। लैक्टेशन के दौरान जो सकलिंग स्टिमुलस होता है, मतलब जो बछड़ा दूध पीता है, उसके स्टिमुलस से गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ नहीं होता, GnRH रिलीज़ नहीं होता है और एनिमल ईस्ट्रस में नहीं आता है। LH या GnRH की डेफिशिएंसी अगर है तब सिस्टिक ओवरीज की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें भी एनिमल हीट में नहीं आता है। या फेलियर टू प्रोड्यूस ओवेरियन एस्ट्रोजन, ओवेरियन एस्ट्रोजन अगर नहीं निकलते हैं तो ओवेरियन हाइपोप्लासिया होता है। हाइपोप्लासिया का मतलब है ओवरी वैसे डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये एनीस्ट्रस की कंडीशन है। इसी तरीके से सब ईस्ट्रस या साइलेंट ईस्ट्रस होती है, मतलब ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन ईस्ट्रस के साइन दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हाई लैक्टेटिंग काउज होती हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। या फिर निम्फोमेनिया की कंडीशन आती है कि एनिमल हमेशा ही रिसेप्टिव स्टेट में रहता है, मतलब हर समय उसे
वो हीट में ही आपको नज़र आएगा। जैसे कि सिस्टिक ओवरीज में फॉलिकुलर सिस्ट होती हैं, उसके अंदर निम्फोमेनिया की कंडीशन आती है, लेकिन निम्फोमेनिया लगभग 10 या 5% एनिमल में ही होता है जब ईस्ट्रस साइकिल डिस्टर्ब होती है उस दौरान। शीप के अंदर एनिस्ट्रस सीजनल होती है, लैक्टेशन का इफेक्ट होता है। छोटे जो रूमिनेंट्स होते हैं गोट और शीप, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इतने नहीं आते हैं। तो एनिस्ट्रस को अगर हम देखें, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रस। जब ईस्ट्रस साइकिल नहीं होती, एनिमल हीट में नहीं आता है, तो उसे एनिस्ट्रस कहा जाता है। ओवेरियन फॉलिकल्स फेल टू डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके 2 रीज़न होते हैं, गोनाडोट्रोपिन इनसफिशिएंसी, गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो पूरा नहीं निकल पा रहा है, या कॉर्पस लूटियम परसिस्ट कर रहा है किसी भी वजह से। तो गोनाडोट्रोपिन इनसफिशिएंसी की कई वजहें होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सीज़न है, न्यूट्रिशन है, लैक्टेशन है। अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो GnRH इतना नहीं निकलता है, या एनिमल अगर सीजनल ब्रीडर है या फिर हाई लैक्टेटिंग स्टेज में है तो गोनाडोट्रोपिन इनसफिशिएंसी होती है। इससे क्या होता है, फिर एनीस्ट्रस होती है, एनिमल ईस्ट्रस में नहीं आता है। या ओवेरियन एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे हाइपोप्लासिया, मैंने बताया कि ओवरी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, या सिस्टिक ओवरीज रह जाती हैं, सिस्ट बन जाती है, फ्री मार्टिनिज्म की कंडीशन होती है। इसमें भी गोनाडोट्रोपिन पूरा नहीं निकल पाता है और एनिमल हीट में नहीं आता। दूसरी तरफ क्या होता है, कॉर्पस लूटियम, मैंने आपको बताया कि उसमें से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़्यादा है तो ये क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। बेसिकली ये ईस्ट्रस को सप्रेस करने का हार्मोन होता है। तो कॉर्पस लूटियम अगर परसिस्टेंस है किसी भी वजह से, अगर वो रिग्रेस नहीं हुआ है तो भी एनीस्ट्रस की कंडीशन आती है। दूसरे क्या होते हैं इसमें, कॉर्पस लूटियम के परसिस्टेंसी में कौन से फैक्टर्स आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस लूटियम बना रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान तो बना ही रहना है, अदरवाइज़ अगर एनिमल हीट में आएगा तो एबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो दूसरा ममीफिकेशन होता है, पायोमेट्रा होता है, स्यूडो प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं कि अंदर पस भर जाता है यूट्रस के अंदर, और कॉर्पस लूटियम ऐसा लगता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेग्नेंट वो नहीं होता है। तो सिस्टिक ओवरीज को एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कंडीशन है। ये बहुत ही मेजर एक इशू है सिस्टिक ओवरी एनिमल की इनफर्टिलिटी के लिए। तो सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में सिस्टिक ओवरीज होती हैं, ये ज़्यादातर डेयरी कैटल में बनती हैं। जो हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी कैटल होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं सिस्टिक ओवरी की कंडीशन। ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं पहले ओव्यूलेशन से पहले ही बन जाती हैं पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम का मतलब होता है जब एनिमल की काविंग हो चुकी होती है, उसके बाद जो पहली हीट आने वाली होती है, पहली विजिबल हीट आती है, उससे पहले ही सिस्ट बन जाती हैं एनिमल के अंदर। तो ये क्या कहलाती हैं, ओवेरियन सिस्ट कहलाती हैं। और ये 30 दिन पे इन्हें एग्जामिन किया जा सकता है, इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है पोस्टपार्टम। तो ये ना बनने देना एनिमल के लिए मतलब एनिमल के मैनेजमेंट में, डेयरी एनिमल मैनेजमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इन सिस्ट को ना बनने दें। अगर ये बन जाती हैं तो फिर एनिमल का हीट में आना काफ़ी मुश्किल होता है और वो फिर डिले करता रहता है। कुछ जो अफेक्टेड काउज होती हैं वो इंटेंस माउंटिंग बिहेवियर शो करती हैं, जिसे निम्फोमेनिया कहा जाता है। मतलब वो हर समय दूसरी गायों के ऊपर चढ़ती रहेंगी और मतलब ऐसा शो करेंगी कि वो बहुत ज़्यादा हीट में है, लेकिन अगर आप उन्हें क्रॉसिंग कराएंगे तो उसके बाद भी उनकी हीट ठंडी नहीं होती है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें ईस्ट्रस एब्सेंट रहती है या इसे एनीस्ट्रस कहा जाता है। बेसिकली इसमें फॉलिकुलर सिस्ट बनती है जिसकी वजह से निम्फोमेनिया की कंडीशन दिखाई देती है। ये एक या दोनों मतलब ओवरीज में हो सकती है सिस्ट, और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। तो सिस्ट कोई भी हो सकती है, तो फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है, फिर ल्यूटियल सिस्ट। अगर फॉलिकल परसिस्ट कर रही है तो उसे फॉलिकुलर सिस्ट कहा जाएगा, और कॉर्पस लूटियम परसिस्ट कर रहा है तो उसे ल्यूटियल सिस्ट कहा जाएगा।
फॉलिकुलर सिस्ट की क्या खास बात होती है कि इसमें साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, ये ग्रो करती रहती है और रिग्रेस करती रहती है, लेकिन ओवुलेट नहीं करती है, मतलब इसमें से अंडा निकल के नहीं आता है। अंडा निकल के नहीं आता है तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होगा। ल्यूटियल सिस्ट क्या होता है, ये थिन रिम होता है ल्यूटियल टिश्यू का, और इसमें से भी ओवुलेशन नहीं हो पाता है, मतलब एग जो है वो उसके अंदर ही रहता है, और ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए ऐसा रह सकता है। पहले ज़माने में क्या करते थे, बल्कि अब भी करते हैं मेजॉरिटी, मतलब रूरल एरियाज़ में तो यही होता है कि रेक्टल पाल्पेशन से देखते हैं कि सिस्ट तो नहीं बनी हुई है ओवरी में, लेकिन ये सब्जेक्टिव होता है काफ़ी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हुनर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अब अल्ट्रासोनोग्राफी से इसके डायग्नोसिस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो जो बड़े फार्म्स हैं, लार्ज फार्म्स हैं, अगर वो अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन रख सकते हैं, हालांकि वो रखने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है, तो उन्हें काफ़ी मतलब फ़ायदा रहता है एनिमल के मैनेजमेंट में, फर्टिलिटी मैनेजमेंट में। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो सिस्टिक ओवरीज़ का डेवलपमेंट होता है, ये पोस्टपार्टम यूट्राइन इन्फेक्शंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर यूट्रस के अंदर रह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, PGF2 अल्फ़ा के रिलीज़ को ट्रिगर करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को। और कॉर्टिसोल क्या करता है कि कॉर्टिसोल का लेवल अगर हाई है तो वो सप्रेस करता है प्री ओवुलेटरी रिलीज ऑफ LH, मतलब LH को नहीं निकलने देता है, जिससे सिस्ट बन जाती है। क्योंकि ल्यूटनाइजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो ल्यूटनाइजेशन नहीं होगा, मतलब फॉलिकल फटेगी नहीं, और फटेगी नहीं तो क्या होगा, अंडा अंदर रह जाएगा और वो ल्यूटियल सिस्ट बन जाएगी, और इसे ही अनओवुलेटरी ईस्ट्रस भी कहते हैं, मतलब जिसमें से ओवुलेशन नहीं होता है। तो सिस्टिक ओवरीज आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन डेयरी काउज फेड एट हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, जिन्हें बहुत ज़्यादा दाना चारा खिलाया जाता है, उनके अंदर भी सिस्टिक ओवरीज की जो कंडीशन होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उनके अंदर वो सिस्ट ज़्यादा बनेंगे। विंटर सीज़न के अंदर भी सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हीं सब कंडीशंस को ठीक करने के लिए GnRH की ज़रूरत होती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में। तो रिसेप्टाल क्या है, बेसिकली रिसेप्टाल के अंदर बुर्सेलिन होता है। बुर्सेलिन एक सिंथेटिक एनालॉग है GnRH का। तो GnRH एक नेचुरल हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, और इसका सिंथेटिक एनालॉग है रिसेप्टाल या बुर्सेलिन। बुर्सेलिन बेसिकली सॉल्ट का नाम है। ये 10 से 15 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है GnRH से। तो रिसेप्टाल किन कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है, ट्रू एनीस्ट्रस, अगर एनिमल ईस्ट्रस में आ ही नहीं रहा है किसी भी वजह से, तब रिसेप्टाल को लगा सकते हैं। अगर आपको कंसेप्शन रेट बढ़ाना है, मतलब इम्प्रूव करना है एट द टाइम ऑफ AI, तब ये लगाया जाता है रिसेप्टाल, AI करवाने के टाइम पे लगाया जाता है। अगर ओवेरियन सिस्ट बनी है, पर्टिकुलरली फॉलिकुलर सिस्ट, तो फॉलिकुलर सिस्ट के केस में रिसेप्टाल को यूज़ किया जाता है, इर्रेगुलर ईस्ट्रस के केसेस में और निम्फोमेनिया के केसेस में। तो सब में बेसिकली FSH की कमी होती है। तो रिसेप्टाल क्या करता है, ये FSH के सिक्रीशन को बढ़ाता है और इन वाली कंडीशन को इम्प्रूव करता है, मतलब इन्हें ख़त्म कर देता है। डिलेड ओवुलेशन, अगर ओवुलेशन में डिले हो रहा है या ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है तो उस वाली कंडीशन में रिसेप्टाल को यूज़ करते हैं। और प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए भी AI के 11 से 12 दिन बाद रिसेप्टाल को लगाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी रेट इम्प्रूव होता है। और पोस्टपार्टम फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर एनिमल की काविंग हुई है और उसके बाद आप चाहते हैं कि जल्दी हीट में आए, प्रॉपर हीट में आए, सिस्ट ना बने, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप इसे रिसेप्टाल को एनिमल को दे सकते हैं। तो उसकी जो फर्टिलिटी है दोबारा हीट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डोज़ क्या क्या रहेगी इसकी अगर देखा जाए तो 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये कैटल की डोज़ है। शीप और गोट में इसकी आधी डोज यूज़ की जा सकती है अगर उसमें ज़रूरत हो तो ट्रू एनीस्ट्रस की कंडीशन में 5 ml
इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसेप्शन रेट, एआई के टाइम में अगर आप लगाना चाहते हैं तो 2.5 ml इंट्रामस्कुलर। ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट है, इरेगुलर ईस्ट्रस है, निम्फोमेनिया है तो 5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जा सकता है। डिलेड ओव्यूलेशन और एनोव्यूलेशन में 2.5 ml। प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव करना है अगर 11वें से 12वें दिन पे एआई के बाद लगाया जा सकता है तो 2.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट। और इम्प्रूवमेंट ऑफ पोस्टपार्टम फर्टिलिटी 10 to 15 डेज आफ्टर पोस्ट काविंग, मतलब काविंग होने के 10 से 15 दिन बाद 5 ml इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू लगाया जा सकता है। ये जो सेकंड पॉइंट है कंसेप्शन रेट को इम्प्रूव करने के लिए एआई के टाइम पे और फिर 11 से 12वें दिन पे, ये दोनों आप लगा सकते हैं 2.5 ml। तो इस तरीके से अगर आप रिसेप्टाल को यूज़ करेंगे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम काफ़ी उससे राहत मिल सकती है। एक चीज़ और है कि न्यूट्रिशनल और मिनरल बैलेंस भी आपको ठीक रखना पड़ेगा एनिमल का, अगर आपको हार्मोन से या इन वाले प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाना है। कई लोग मिनरल न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो खाली अगर आप ये चीज़ें यूज़ ना भी करें और एनिमल का खाली न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर दें, वाइटामिन्स और मिनरल्स, तब भी एनिमल काफ़ी मतलब फर्टाइल किया जा सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं, जब से मैंने मिनरल मिक्सचर वाली वीडियो बनाई है तो काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, मतलब कांटेक्ट करते हैं मिनरल्स के लिए कि कहाँ से मतलब परचेज़ करें और किस तरीके से उसे हासिल करें और मिनरल मिक्सचर का फार्मूला क्या है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर कई सारे जो सॉल्ट होते हैं उनको इस मिनरल मिक्सचर में प्रोवाइड किया है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, वो आप अपने घर पे मिला सकते हैं और अपना मिनरल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कम रेट में आपको, मतलब जो मार्केट से आप लेते हैं महंगा पड़ता है, उससे कम रेट में ये तैयार हो जाएगा, काफ़ी कम रेट में तैयार हो जाएगा। और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेल्फ मेड मिनरल मिक्सचर। अपने आप ही आप इसे बना सकते हैं। और इसमें बाहर के मिनरल्स में तो लगभग 5 या 6 मिनरल्स ही होते हैं, इसके अंदर 9 एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स हैं जो इसके अंदर मिलाए गए हैं। इसमें क्रोमियम और सेलेनियम भी है जो किसी मिनरल मिक्सचर में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा। इसी तरीके से विटामिन ए, डी, ई और नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत सस्ते में मतलब अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। और ये प्रोबायोटिक है, ये र्यूमन कंडीशनर है बेसिकली ना। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, बाइफिडोजेनिक फैक्टर्स हैं, ब्यूटायरेट जनरेटर्स हैं। काव्स के लिए, ग्रोइंग काव्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। डायरिया को प्रिवेंट करता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, फीड इनटेक को बढ़ाता है, तो काव की या हीफर की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। तो इनकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920253645 पर। तो ये आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर किसी प्रोडक्ट को देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।